नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। जैसा कि कल अपन बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत पढ़ रहे थे, अवलोकन और अवलोकन की विशेषताएं अपन ने कल पढ़ी थी। क्या किस प्रकार उनकी मेरिट्स है। आज अपन पढ़ेंगे सहभागी अवलोकन के दोष, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स। पहला इसका आता है पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। रेडिन एवं हर्स्कोविट्स ने इसको पूर्णतया अव्यावहारिक कहा है। यह सत्य भी है। उदाहरण के लिए जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाजों, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पागलों के अध्ययन के दौरान भी सहभागिता संभव नहीं है। अतः एम बसु ने उचित ही लिखा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यावहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत प्रभाव। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन ला देता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। तीसरा, साधारण तथ्यों का छूट जाना। कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह से सहभागिता के चलते कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझकर छोड़ देता है, जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि जब अध्ययनकर्ता उसी समूह में निवास करता है, उनके जैसे व्यवहार करना शुरू करता है, बातचीत करता है, तो उसके लिए कई सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी सामान्य लगना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वह अध्ययनकर्ता उसको सामान्य समझकर छोड़ देता है। वस्तुनिष्ठता का अभाव। अवलोकनकर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति लगाव एवं आत्मीयता पैदा कर देती है। परिणाम स्वरूप वह समूह के अवगुणों को छुपाकर अच्छाइयों को ही चिन्हित करने लगता है, जिससे कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है। कई बार जब अवलोकनकर्ता समूह में सम्मिलित होता है और उसकी सहभागिता दिनों दिन जब बढ़ने लगती है, तो समूह के प्रति उनका एक लगाव एक स्वाभाविक होता है और उसमें आत्मीयता पैदा कर लेता है। तो कई बार व्यक्ति उनके जो अवगुण हैं, उनके जो रिचुअल्स है, उनको वह छोड़ देता है या उनको छुपा जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक खर्चीली। अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने एवं उनका विश्वास जीतने में काफ़ी समय के साथ साथ अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट, सीमित क्षेत्र का अध्ययन। इस प्रविधि से बड़े समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। अतः इस प्रविधि का प्रयोग लघु समुदाय में ही संभव है। भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। अवलोकनकर्ता को दो भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है एट ए टाइम। एक भूमिका अवलोकनकर्ता की एवं दूसरी भूमिका के सदस्य की, दोनों भूमिकाओं में उचित निर्वहन से ही वह एवं निष्पक्ष सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। अन्यथा भूमिका का संघर्ष अवलोकनकर्ता की मेहनत पर पानी फेर सकती है। जैसा कि आपको पता है, जब एक व्यक्ति के साथ दो या दो से अधिक भूमिकाओं का जब निर्वहन करता है तो उनमें भूमिकाओं में संघर्ष होता है और संघर्ष पर जो वो भूमिकाएं विजय प्राप्त कर लेती जो उसमें तत्काल उसकी आवश्यकता होती है। मोजर ने लिखा है कि सहभागिक अवलोकन एक व्यक्ति प्रधान क्रिया है, अतः उसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। अब आते हैं अपन असहभागी अवलोकन। यह विधि सहभागी अवलोकन के ठीक विपरीत है। इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह के बीच उपस्थित रहते हुए भी उनके क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं निभाता है, वरन तटस्थ तथा पृथक रहते हुए एक मूक दर्शक की तरह घटनाओं को घटते हुए देखता है, सुनता है एवं उनका आलेखन करता है। जैसे किसी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव
में अतिथियों के साथ बैठकर घटनाओं का निरीक्षण करना। तथापि यह आवश्यक है कि असहभागी अवलोकनकर्ता को अपनी उपस्थिति से समूह के घटनाक्रम को प्रभावित नहीं होना देना चाहिए। असहभागी अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। वस्तुपरकता, अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में घुलता मिलता नहीं है, वरन एक मौन दर्शक के रूप में रहकर कार्य का संकलन करता है, डाटा संकलन करता है। अतः उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। कम खर्चीली, सहभागी अवलोकन की तुलना में अपेक्षाकृत समय व धन कम खर्च होता है तथा भूमि का सामंजस्य की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। विश्वसनीयता, अवलोकनकर्ता अपरिचित के रूप में होता है, अतः अध्ययन समूह के सदस्य बिना हिचकिचाए स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, अतः तथ्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। असहभागी अवलोकन के दोष भी हैं कुछ। पहला, पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती है, अर्थात अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। दूसरा, यदि अध्ययन समूह के सदस्यों को अवलोकनकर्ता पर संदेह हो जाने की दशा में उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है, जब जैसे ट्राइबल समूह वगैरह ये इस प्रकार जैसे अपने कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब उन्हें पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति हमारी सारी घटनाओं का निरीक्षण कर रहा है, तो वो एक एक्चुअल पोजीशन में उस प्रकार का नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। उसमें वो कुछ कृत्रिमता या व्यवहार में कुछ अपना कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा, अवलोकनकर्ता घटनाओं का केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, जिससे मौलिकता संदेहपूर्ण हो सकती है। अचानक घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन इस प्रविधि से संभव नहीं है। नेक्स्ट, इस प्रविधि से गहन अध्ययन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आप सहभागी एवं असहभागी अवलोकन में निम्न अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, अध्ययन की प्रकृति। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन की गहराई तक पहुंचकर समूह का गहन, आंतरिक एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है। इसके विपरीत असहभागी अवलोकन से समूह में के केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन संभव हो पाता है। गोपनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। दूसरा, सहभागिता का स्तर। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं अध्ययन समुदाय में जाकर रच बस जाता है और उसकी क्रियाकलापों की सक्रियता से अध्ययन करता है, उसमें भाग लेता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति एक अपरिचित सी रहती है, अर्थात वह अध्ययन समूह से पृथक एवं तटस्थ रहकर ही अध्ययन कर पाता है। सूचनाओं की पुनर्परीक्षा। सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण अवलोकनकर्ता प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता की जांच कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता कभी कभी या घटनाओं के घटने की सूचना मिलने पर ही अध्ययन समूह में जाता है। अतः अवलोकित घटनाओं की पुनर्परीक्षा संभव नहीं हो पाती है। सामूहिक व्यवहार की प्रकृति। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन में घुल मिल जाता है, अतः घटनाओं का अवलोकन उनके सरल एवं स्वाभाविक रूप में संभव होता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में होने के कारण लोग उन्हें शंका एवं संदेह की दृष्टि से देखते हैं, अतः स्वाभाविक मानवीय व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। कई बार जो जिनका अपन अध्ययन कर रहे हैं वो लोग अपने कृत्रिम व्यवहार के अंतर्गत आ जाते हैं। समय एवं धन। सहभागी अवलोकन समय एवं धन दोनों की दृष्टि से खर्चीला है, क्योंकि अवलोकनकर्ता को लंबे समय तक अध्ययन समूह में रहना पड़ता है। इसकी तुलना में असहभागी अवलोकन में समय व धन तुलनात्मक रूप से कम खर्च होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन। पूर्ण सहभागिता एवं पूर्ण असहभागिता दोनों ही स्थितियां व्यावहारिक दृष्टि से असंभव होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वुडे एवं हार्ट ने मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया है, अर्थात अर्ध सहभागी अवलोकन सहभागी एवं असहभागी अवलोकन दोनों का समन्वय है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता परिस्थिति, आवश्यकता और घटनाओं की प्रकृति के अनुसार कभी अध्ययन समूह में सहभागिता निभाते हुए सूचनाएं एकत्रित करता है और कभी उसे
पूर्णतया पृथक रहकर एक मूक दर्शक के रूप में सूचनाएं एकत्रित करता है। विलियम एंड हार्ट का मानना है कि हमारे समाज की जटिलता को देखते हुए पूर्ण एकीकरण या का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहा है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। अतः अर्ध सहभागिता अधिक संभव होने के साथ ही उपयुक्त भी प्रतीत होती है। अनियंत्रित अवलोकन की उपयोगिता। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनियंत्रित अवलोकन घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करने की एक प्रविधि है। इसके महत्व को इस प्रकार से स्पष्ट हम लोग कर सकते हैं। पहला, सामाजिक घटनाओं को बिना प्रभावित किए उन्हें उनके स्वाभाविक रूप से देखा जाना एवं सूचनाएं एकत्रित किए जाने की के लिए संभव बनाना। अध्ययन में निष्पक्षता एवं वैश्विकता बनाए को संभव बनाना। परिवर्तनशील एवं जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना। अनियंत्रित अवलोकन के दोष। अवलोकनकर्ता इस विश्वास से ग्रसित हो सकता है कि उसने जो कुछ अपने आंखों से देखा है वह सब सही है। परिणाम स्वरूप त्रुटियों, भ्रांतियों आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, कभी कभी अनावश्यक तथ्यों के संकलित हो जाने के कारण समय, धन व परिश्रम के अपव्यय होने की संभावना भी रहती है। घटनाओं को देखते समय अवलोकनकर्ता तथ्यों का लेखन नहीं कर पाता है, अतः आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत पक्षपात आ जाने के कारण वैज्ञानिकता खतरे में पड़ सकती है। नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में पाई जाने वाली कमियां जैसे विश्वसनीयता, तटस्थता का अभाव ने ही नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपात किया। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही साथ अवलोकन की जाने वाली घटना अथवा परिस्थिति पर भी नियंत्रण किया जाता है। अवलोकन संबंधी पूर्व योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं साधनों की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में निम्न दो प्रकार से नियंत्रण लागू करने का प्रयास करते हैं। पहला, सामाजिक घटना पर नियंत्रण। इस प्रविधि में अवलोकित घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में परिस्थिति को नियंत्रित करके अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं अथवा परिस्थितियों को नियंत्रित करके उनका अध्ययन करता है। तथापि सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इस प्रविधि का प्रयोग बालकों के व्यवहारों, श्रमिकों की कार्यदशाओं आदि के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। इसमें घटना पर नियंत्रण न रखकर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है। यह नियंत्रण कुछ साधनों द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे अवलोकन की विस्तृत पूर्व योजना, अवलोकन अनुसूची, मानचित्रों, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स व डायरी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर इत्यादि प्रयुक्त किया जाता है। नियंत्रण के संबंध में गुडे एवं हार्ट का कहना है, सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि नियंत्रित अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता एवं तटस्थता की दृष्टि से अनियंत्रित अवलोकन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और यही इसकी लोकप्रियता का आधार है। धन्यवाद। कल अपन नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में अंतर के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।